हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूजेस ऑफ इंफ्रारेड और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अणु की जो कंपन ऊर्जा होती है वह घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात कंपन ऊर्जा का मान जो है वो घूर्णन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि घूर्णन ऊर्जा का मान 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में स्थित वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो चूँकि कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के साथ साथ में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल जो है ट्रांजिशंस के साथ साथ में रोटेशनल ट्रांजिशंस भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और यह है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कुछ उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, यानी कि कंपन की ऊर्जा भी क्वांटीकृत होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा आपको मिलती है यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन में। इसलिए हम जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम अणु की कंपन और घूर्णन यानी कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल ऊर्जाओं में एक साथ ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे तो रोटेशनल ट्रांजिशंस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से भी कम होती है। ठीक है, तो इन संक्रमणों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में होता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 से 200 माइक्रोन यानी कि ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपके इंफ्रारेड जोन। तो इस क्षेत्र में स्पेक्ट्रमों का अध्ययन कहलाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नियर इंफ्रारेड रीजन है वो है आपके 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और जो आपके सामान्य इंफ्रारेड रीजन है वो है 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और फार इंफ्रारेड रीजन है 666 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, तो अणुओं में घूर्णन उत्तेजित करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो है आपको जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो आपको फार इंफ्रारेड रीजन में या माइक्रोवेव रीजन में प्राप्त होते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा है वो आणविक संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम हेतु कौन सा रीजन चाहिए होता है, इंफ्रारेड रीजन वो चाहिए होता है, ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन उपयोगी है, क्योंकि अधिकतर जो कार्बनिक यौगिक है वो इसी क्षेत्र में एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। ठीक है, अब है आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो आपके नियर इंफ्रारेड और अवरक्त क्षेत्र के लिए ऊर्जा के सोर्स के रूप में हम नर्न्स ग्लोवर काम में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन, तो नर्न्स ग्लोवर जो है इसका सोर्स है। ठीक है, अब ये जो है एक 30 mm लंबी और 2 mm चौड़ी जर्कोनियम, सीजियम और थोरियम के ऑक्साइडों के मिश्रण से बनी क्या होती है, छड़ होती है। इस छड़ को विद्युत प्रवाहित करके जब हम 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होता है कि फार इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए ये वेल्सबैक लैंप या उच्च दाब वाला पारद आर्क काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो मोनोक्रोमेटर के रूप में हम प्रिज्म या ग्रेटिंग काम में लेते हैं।
प्रतिदर्शी कोष्ठिका भी इन्हीं पदार्थों से बनी हुई काम में ली जाती है। प्रतिदर्शी कोष्ठिका मतलब सैंपल सेल, जिसमें कि आपके सैंपल यौगिक भरा हुआ होता है, जो आपके गैस हो सकता है, ठोस होता है, या सॉल्यूशन के रूप में भी इसे लिया जा सकता है। इसको रखने के लिए कांच या कोई भी स्फटिक की सेल का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे बनी जो सेल होती है वो स्वयं भी इंफ्रारेड क्षेत्र में एब्जर्बेंस शो करती है। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि सैंपल सेल को रखने के लिए या सैंपल को रखने के लिए कांच का या स्फटिक की सेल का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आंसर है क्योंकि कांच या स्फटिक जो होते हैं वो भी इंफ्रारेड क्षेत्र में एब्जर्बेंस शो करते हैं। ठीक है, अतः सैंपल को रखने के लिए सेल के रूप में धातुओं के हैलाइडों को प्रयुक्त करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इंफ्रारेड क्षेत्र में एब्जर्बेंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब यौगिक का जो विलयन है वो ऐसे विलायक में बनाया जाता है जो इस क्षेत्र में एब्जर्बेंस शो नहीं करे। तो इन क्षेत्रों के लिए कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन जैसे नॉनपोलर सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कि अवरक्त विकिरणों को अवशोषित नहीं करते। जल का जो है यहाँ विलायक के रूप में उपयोग किया नहीं जाता है, क्योंकि जल स्वयं जो है वो अवरक्त क्षेत्र में 3710 से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स पर ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी कि पोलर सॉल्वेंट का यूज़ यहाँ नहीं किया जा रहा है सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में एब्जर्बेंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब पदार्थ जिसको स्टडी करना है वो गैस भी हो सकता है, ठोस, द्रव या विलयन के रूप में हो सकता है, लेकिन ये शुष्क होना चाहिए, अन्यथा जल के द्वारा जो अवशोषित 2 बैंड भी अन्य बैंडों के साथ प्राप्त होंगे, जिससे क्या होगा, स्पेक्ट्रा आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके नमूना यदि द्रव के रूप में है तो सोडियम क्लोराइड की 2 प्लेट के बीच में उसकी बूंद दबा दी जाती है, और स्पेक्ट्रम की डिटेक्शन के लिए आपको थर्मोपाइल या बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब है आपके अवरक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त। तो किसी यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्रदर्शित करने के लिए निम्न 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जो अणु की कंपन गति की आवृत्ति है वो विकिरण की आवृत्ति के समान होनी चाहिए, यानी कि अणु के लिए जो वाइब्रेशनल मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी है वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, अर्थात जो फोटोन या क्वांटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है उतनी हो जो कि उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन करा सके। तो वो फोटोन या जो क्वांटा है वो अपनी इस एनर्जी को या फ्रीक्वेंसी को उस मॉलिक्यूल को दे देगा, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल या उस एटम में वाइब्रेशन मोशन शो होंगे। अर्थात अणु के कंपनों की आवृत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितने की विकिरण की आवृत्ति है। इसका कारण क्या है कि अणु में कंपनों के दौरान द्विध्रुव भी लगातार क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है, और जब इन द्विध्रुव आघूर्ण के दोलन की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के बराबर होगी, तभी विकिरणों का अवशोषण होगा। दूसरी शर्त है आपके यहाँ पर अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप उसके डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अणु में वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होना चाहिए तथा द्विध्रुव आघूर्ण में ये परिवर्तन जो है वो परिमाण या दिशा दोनों में हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो चेंज होता है डायपोल मोमेंट में कंपनों के फलस्वरूप वो उसके परिमाण में भी चेंज हो सकता है या फिर दिशा में भी ये चेंज शो हो सकता है। तो ये परिवर्तन कब होगा, जब भी होगा जब अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का निर्धारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के गुरुत्व केंद्रियों की स्थितियों से किया जाता है, अर्थात अणु के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो आपके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, क्योंकि इन अणु में जो है इनका डायपोल मोमेंट में कोई चेंज ही नहीं होता है।
और यहाँ बेसिक कंडीशन क्या है कि अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप जो है डायपोल मोमेंट में चेंज होना मस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड में सम्मित तनन कंपन होंगे और इन कंपनों के दौरान चूंकि अणु के डायपोल मोमेंट में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कंपनों के परिणाम स्वरूप भी इनमें डायपोल मोमेंट शून्य ही रहता है, अतः ये कंपन अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण नहीं करेंगे, या हम बोलेंगे ये IR इनएक्टिव होंगे। अब है आपके जो असम्मित तनन कंपन के दौरान अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अतः ये अवरक्त सक्रिय कंपन होंगे। यानी कि जो आपके एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, अणु के डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होता है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं IR एक्टिव वाइब्रेशन। तो द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं में कंपनों के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण भी लगातार दोलन करता रहता है। ठीक है, और ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है, जो कि लगातार दोलन कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं कि जो आवृत्ति है वो द्विध्रुव के दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन मोड में रहते हैं। तो इनकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति होती है वो द्विध्रुव के दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, अतः अणु क्या है, विकिरण का अवशोषण कर लेता है, क्योंकि तब अणु के विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति और विकिरण के विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति भी बराबर होती है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो एक विद्युत क्षेत्र की तरह व्यवहार कर रहा है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति और आपके द्विध्रुव आघूर्ण के दोलन की आवृत्ति बराबर हो जाती है, तब क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति और आपके जो है द्विध्रुव आघूर्ण की आवृत्ति भी समान हो जाती है। यही कारण है कि HCl, H2O, NO2 जैसे ध्रुवीय अणु जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपके ध्रुवीय अणु है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसलिए देते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण की आवृत्ति के बराबर हो जाती है ध्रुवीय अणुओं में, इसलिए ये ध्रुवीय अणु जो है आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति एक्टिव होते हैं। अब है आपके यूजेस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला है किसी भी बंध के लिए बल स्थिरांक को या बल नियतांक को ज्ञात करना। तो इसकी सहायता से किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में फोर्स कांस्टेंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर जो है कम आयामों के लिए अणु के कंपन सरल आवर्ती यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माने जा सकते हैं। ठीक है, जो कम आयामों के लिए जो अणु होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में हम इन्हें मान सकते हैं, अर्थात सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ये वाइब्रेशन शो करते हैं। तो ऐसे कंपनों की जो आवृत्ति होती है इसे हम निम्न समीकरण से देते हैं, न्यू बार बराबर 1/2πc √k/μ, जहाँ से k फोर्स कांस्टेंट का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, c यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड k फोर्स कांस्टेंट है, म्यू रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से न्यू बार को नाप लिया जाता है और फिर उस बंध के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बंधों के लिए फोर्स कांस्टेंट के मान दिए गए हैं। तो सारणी से हमें क्या पता चला कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो HX में HI की है, यानी कि HI बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम, यानी कि हम बोलेंगे कि HI जो है वो सबसे प्रबल अम्ल है, यानी कि HI बॉन्ड सबसे वीक होने के कारण HI में से H+ जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, अब है आपके किसी भी यौगिक का आइडेंटिफिकेशन करने में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या यूज़ है। तो फिंगरप्रिंट टेक्निक की सहायता से यौगिक की पहचान की जा सकती है। इसमें क्या होता है, किसी अज्ञात पदार्थ के स्पेक्ट्रम की किसी ज्ञात पदार्थ के स्पेक्ट्रम से तुलना की जाती है। अब है आपके यौगिक की संरचना का निर्धारण करना। तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जाता है।
कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न जो फंक्शनल ग्रुप्स तथा विभिन्न बंध जो होते हैं निश्चित क्षेत्रों में ही एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं, अर्थात प्रत्येक समूह द्वारा करैक्टरिस्टिक्स अवरक्त अवशोषण होता है, ठीक है, और वह अभिलाक्षणिक बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए जो CN समूह के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। यदि किसी यौगिक में अवशोषण बैंड इस आवृत्ति पर आता है, इसका मतलब उस यौगिक में CN समूह मौजूद है। इसी प्रकार से अवरक्त स्पेक्ट्रम में 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास अगर कोई अवशोषण बैंड शो हो रहा है तो निश्चय ही उस यौगिक में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से यदि 1540 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में यदि कोई अवशोषण बैंड नहीं है तो इससे क्या पता चला है कि उस यौगिक में कार्बोनाइल समूह एब्सेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी भी यौगिक के IR स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड CH समूह मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ जो है बहुपरमाणुवीय अणु यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में विभिन्न प्रकार की जो मोड ऑफ वाइब्रेशन के कारण एक ही प्रकार के समूह द्वारा अवशोषण अलग अलग स्थानों पर होता है, और ये क्या होता है, इससे अवशोषण स्पेक्ट्रम जटिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है CH बॉन्ड के कारण जो आपके फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मतलब 2960 से लेकर 2860 सेंटीमीटर इनवर्स पर कोई अवशोषण बैंड अगर शो रहा है किसी भी यौगिक के लिए तो हम बोलेंगे कि उसमें CH बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, एल्केन में। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो समूह दिए हुए हैं आपके CH3 समूह, CH2 में एल्कीन, एरोमेटिक एल्काइंस, ट्रांसेंसिस एल्कीन, तो इनके लिए क्या है कि अलग अलग समूह के लिए करैक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं जो कि यौगिकों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको प्राप्त होते हैं। यानी कि एक सामान्य अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो चित्र में दिखाया गया है, उसमें क्या होता है, सभी क्रियात्मक समूह, तनन, बंकन और फिंगरप्रिंटिंग आदि को दर्शाया गया है। यानी कि हम बोलेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि पर्टिकुलर जो क्रियात्मक समूह है वो एक करैक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड। तो प्रत्येक यौगिक जो है वो अपना एक अभिलाक्षणिक यानी करैक्टरिस्टिक्स IR स्पेक्ट्रम देता है। तो शुद्ध यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड जो है आपको स्पष्ट और अलग अलग दिखाई देंगे। तो यदि किसी यौगिक में अशुद्धि होगी तो स्पेक्ट्रम में अतिरिक्त एब्जॉर्प्शन बैंड भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, किसी यौगिक के शुद्धिकरण के दौरान समय समय पर सैंपल लेकर के हम उसका क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्बेंस निकालते रहते हैं, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया जब तक अपन कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि यह मान स्थिर नहीं हो जाए, यानी कि जब तक कि बिल्कुल प्योर सैंपल के जैसा आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं हो जाए। अब है पांचवा यूज़, अभिक्रिया की बल गतिकी यानी कि काइनेटिक्स की स्टडी करना। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम जानते हैं कि कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है। यानी कि पुराने बंध टूटेंगे जब भी नए बंधों से प्रोडक्ट बनेंगे। तो अभिक्रिया के दौरान समय समय पर सैंपल निकालकर हम उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का निरीक्षण कर हम बहुत सी कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो है प्रोसीडिंग का स्टडी कर सकते हैं। छठा यूज़ है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो अणु की आकृति यानी कि सिमेट्री का निर्धारण करने में भी बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल NO2 अणु की आकृति रेखीय होनी चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जैसी, लेकिन इस अणु का जो IR स्पेक्ट्रम है वो 750, 1323 और 1616 सेंटीमीटर इनवर्स पर 3 पीक शो दर्शाता है। यानी कि जो कि क्या है, अरैखिक अणु के लिए 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अरैखिक अणु है। इस प्रकार से IR स्पेक्ट्रम से क्या पता चला हमें कि XeF2, XeF4 और XeF6 अणु जो है रेखीय, वर्गाकार और अष्टफलकीय संरचना लिए हुए हैं। फिर है आपके सातवां है हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, इसकी उपस्थिति का पता लगाना भी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगा सकते हैं। सामान्यतः XH अणु में हाइड्रोजन बंध के कारण कंपन आवृत्ति में परिवर्तन से अवशोषण बैंड क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है आपकी बैंड कैसा होगा, चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो उसकी तरंग संख्या क्या हो जाएगी, वेव नंबर कम हो जाएगा। तो इस विधि द्वारा इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम विभेद भी कर सकते हैं। जैसे जैसे डाइल्यूशन में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे आपके जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फलस्वरूप होने वाला जो अवशोषण है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। जबकि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फलस्वरूप होने वाला जो अवशोषण है वो क्या है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। हम सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, अगर डाइल्यूशन से आपके एब्जॉर्प्शन घटता है तो इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर तो पता चलेगा कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब है आपके अवरक्त स्पेक्ट्रमों की सहायता से हम डायपोल मोमेंट को माप सकते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम बॉन्ड लेंथ के मापन और मुक्त मूलकों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके सिस एंड ट्रांस एल्कीन के निर्धारण में भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सिस एंड ट्रांस एल्कीन के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है वो अलग अलग पोजीशन पे प्राप्त होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक बैंड होते हैं। ठीक है, साथ ही जो है आपके विभिन्न जो टोटोमर्स होते हैं उनमें अलग अलग अभिलाक्षणिक समूह होने के कारण IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके।